नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल का अध्याय में हमने सीखा था परिशिष्ट परिशिष्ट 3 एनेक्सर 3। उसमें बहुत से लोगों के कमेंट्स आए। एक्चुअल में आज वीडियोस भी बहुत देर में से अपलोड किया गया, फिर भी बहुत लोगों ने सराहा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और लोगों के कमेंट्स भी आए, उन्होंने जवाब भी दिया। इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी कोशिश है वो कोशिश नाकामयाब नहीं है, वो सफल होगी और हो रही है। मतलब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एनेक्सर्स क्या है, क्योंकि इन बारीकियों को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कीम इम्प्लीमेंट करने के पहले क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे स्कीम इम्प्लीमेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये जो एनेक्सर्स है ये आपको पूरा उस तय तक पहुंचाएंगे कि यहाँ पे डेवलपर्स ने क्या गलत किया है, क्या चीज़ें उसके पास नहीं थी और क्या चीज़ें उनको वहाँ शामिल करना था। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स 4 की। अपेंडिक्स 4 का मतलब है कि मालिकाना हक, ज़मीन का मालिकाना हक। तो मालिकाना हक के बारे में अपेंडिक्स 4 बनाया गया है। अब अपेंडिक्स 4 में मालिकाना हक के नाम पे इसमें पहली बात तो इनका जो परफॉर्मा है वो परफॉर्मा भरा जाएगा डेवलपर द्वारा भरा जाएगा, क्योंकि जो ज़मीन मालिक है वही ये चीज़ भरेगा या सोसाइटी भरेगी। तो अब ये अपेंडिक्स एनेक्सर 4 का परफॉर्मा में क्या है। सबसे पहले तो जो अप्लीकेंट है उसका नाम, जो आवेदक अर्जदार है उसका नाम, फिर उसमें नियोजित सरकारी संस्था का नाम, फिर कौन सा गांव है, विभाग उस गांव का नाम, सीटीएस नंबर, फाइनल प्लॉट नंबर, ये सब चीज़ें उसमें डिटेल्स देना पड़ता है। फिर उसके बाद योजना में कितनी प्रॉपर्टी शामिल है उसकी विषय में डिटेल्स। अब उस डिटेल्स में भरेंगे तो उसमें जो भी नगर भूमापन क्रमांक है, अंतिम भूखंड क्रमांक या नगर भूमा जो भी सीटीएस नंबर है या फाइनल प्लॉट नंबर है उसका डिटेल्स देंगे। प्रॉपर्टी कार्ड के अनुसार उस प्रॉपर्टी कार्ड पे क्या क्षेत्र है, योजना में कितनी प्रॉपर्टी योजना में जा रही उसका डिटेल्स, और फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है इसका नाम। उसके बाद यदि प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है, मतलब खेती की प्रॉपर्टी है, तो खेती की प्रॉपर्टी में भी सेम वैसा ही है, सीटीएस नंबर। फिर उसके बाद कजप, सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर। कजप का मतलब कमी जास्त पत्रक, जो सिटी सर्वे बनाता है वो समझिए एक रोजनामा की तरह है, जिसके अंदर जब भी प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी भाग कम या ज़्यादा होते हैं तो उसकी एंट्रीज होती है। तो कजप कमी जास्त पत्रक। फिर उसके 7/12 में मालिक कौन है और योजना शामिल क्षेत्र, योजना में जो क्षेत्र शामिल है वो। अब उसके बाद आता है मिल्कत पत्रिका या 7/12 पे अगर विकासक का नाम है तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। पहला, अगर मिल्कत पत्रिका पे विकासक का नाम शामिल है तो उसने जो पहले मालिक से जिससे खरीदा है उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लगेगा। और अगर खरीदी नहीं किया है तो उस धारक के जिसका 7/12 पे नाम है उससे रजिस्टर्ड करारनामा या जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी वो,
तीसरा, अब इसमें से कोई भी नहीं है, ना तो डेवलपर ने प्रॉपर्टी खरीदी है और ना ही वहाँ पे कोई एग्रीमेंट है, ना पावर ऑफ अटर्नी है। तो उसके अंदर महाराष्ट्र स्लम सेक्स एक्ट 1971 सेक्शन 41 में एक्वायर किया है, तो उस विषय में उसका टोटल डिटेल, उसका पूरा डिटेल और उसमें जो भी संस्था है उसका प्रस्ताव, ये कॉपी होगी। फिर वहाँ पे जो भी झोपड़ी है उस झोपड़ी का नक्काशा और डेवलपर्स उस योजना के क्षेत्र के विषय में जो भी विवरण पत्र देगा वो। अब ये चीज़ें आती है एनेक्सर 4 में। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, देखिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि शायद ये अधिकारी भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, अब इसमें लिखा है कि अगर वो प्रॉपर्टी खेती की है तो नगर भूमि मापन क्रमांक। दोस्तों नगर से गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर होती है उसकी प्रॉपर्टी कार्ड्स नहीं होती, उसमें 6/12 7/12 फाइनल्स होते हैं। और इकादी प्रॉपर्टी यदि एनए है, बिन सेती मतलब खेती की नहीं है, वहाँ पे भी अगर कोई खरीदी बिक्री होती है तो 7/12 में जो व्यक्ति खरीदी करता है उसका नाम ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसका नाम ट्रांसफ़र होगा सिटी सर्वे के प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कार्ड में, पीआर कार्ड के अंदर में। 6/12 7/12 में एनए लॉ के हिसाब से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि एनए लॉ ये कहता है कि एनए होने के बाद प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कार्ड बनता है और वो प्रॉपर्टी कार्ड ही उसका फाइनल होता है। और 6/12 7/12 में जो रहेगा एज इट इज़ रहेगा नाम, वो नाम एज इट इज़ रहेगा। अगर उसने आवेदन भी किया है प्रॉपर्टी 6/12 7/12 पे नाम करने के लिए तो वो 6/12 7/12 में उसका लिखेंगे और उसके अंदर ये कहेंगे कि भाई इन्होंने आवेदन किया, इन्होंने प्रॉपर्टी इनसे खरीदा है, लेकिन एनए लॉ के हिसाब से नाम हम बदली नहीं कर सकते, ये उसमें एंट्री करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी कार्ड में नाम चढ़ेगा, क्योंकि एनए प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कार्ड इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये सब चीज़ें हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मालिक है उसका जो भी खरीदी है या उसने पावर ऑफ अटर्नी दिया है या गिफ्ट कर दिया है या डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती कि इसमें खेती का जिक्र क्यों किया गया है, खेती की प्रॉपर्टी का जिक्र क्यों किया गया है, ये थोड़ा सा कसमकस है। लेकिन ये सरकार की भी गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है। हम लोग खेती की प्रॉपर्टी पे स्ट्रक्चर्स बना देते हैं और फिर सरकार को मजबूरी में उस पर रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है, जबकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सरकार को एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है कि खेती की प्रॉपर्टी पे एक भी स्ट्रक्चर बनाने की परमिशन दे, एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए परमिशन ना दे। कि दोस्तों खेती की प्रॉपर्टियाँ यदि कम हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे लोग अनाज के लिए तरस जाएंगे। आज उस समय हमें भी दूसरे देश पे निर्भर रहना पड़ेगा, भाई वहाँ से अनाज आएगा तो हम खरीदेंगे और खाएंगे। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। आज पूरे दुनिया में आधी दुनिया से ज़्यादा देशों को हम अनाज सप्लाई करते हैं, लेकिन ये आपकी और हमारी गलती से कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी अनाज के लिए मोहताज हो जाएं। आज पॉपुलेशन की वजह से अनाज महंगे हुए हैं, ये पॉपुलेशन का असर है। कल प्रॉपर्टी जो खेती की प्रॉपर्टियाँ कम होने की वजह से और ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। कि सरकार को उसके ऊपर कड़क नियम बनाना चाहिए कि जो खेती की प्रॉपर्टी है उस पर 1 इंच ज़मीन पे भी कंस्ट्रक्शन करने का परमिशन ना दिया जाए।
अगर किसी ने किया भी है तो उसके अंदर कानून बनाया जाए कि उस व्यक्ति को बिना नोटिस किए उस पर डेमोलिशन किया जाए कि भैया नहीं, आपको खेती ही करना है। और वो व्यक्ति के पास ये भी अधिकार नहीं रहेगा कि वो हाई कोर्ट में जाके या किसी कोर्ट में जाके अपनी फरियाद करें, क्योंकि आपने गलत किया है। खेती की प्रॉपर्टी है तो खेती ही कीजिए, अदरवाइज आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगा। मैंने पिछली वीडियो में कहा था, लोग बढ़ते जा रहे, जनसंख्या बढ़ रही, जमीन उतनी ही है, खेती की प्रॉपर्टियां कम हो जा रहे, शहर बढ़ते जा रहे हैं। शहर बढ़ना चाहिए, शहर बढ़ना नहीं चाहिए, शहर डेवलप होना चाहिए। बढ़ाने का मतलब समझते हैं, बढ़ाने का मतलब वही हो, खेती की प्रॉपर्टी को कम करो। तो यहाँ सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं इसके अंदर अपेंडिक्स 4 में मैं सरकार की जरा भी एनेक्सर 4 में सरकार की जरा भी गलती नहीं दूंगा कि यहाँ सरकार की, यहाँ पे आपकी और हमारी गलती है जो हम खेती की प्रॉपर्टियों को भी एक्वायर करके झोपड़े बना देते हैं। अब सरकार की मजबूरी है कि उनको वहाँ पे निकलना है, तो उस चीज़ों को वहाँ पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हमने पढ़ा एनेक्सर 4। एनेक्सर 4 भी प्रॉपर्टी रिलेटेड है, मालिकाना हक के संबंधित है। अब अगला जो अध्याय होगा एनेक्सर 5। अब एनेक्सर 4 बनाता कौन है? सोसाइटी डेवलपर। नाम सोसाइटियों का रहता है, बनाता है डेवलपर। अब इसका स्क्रूटनी कौन करेगा? सीटीएसओ डिपार्टमेंट, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट, ये सारे ये इसकी स्क्रूटनी करेंगे कि भाई ये सही है या गलत है, बराबर है। तो ये है एनेक्सर 4। अब आने वाले अध्याय में हम बात करेंगे एनेक्सर 5 के बारे में। जो एनेक्सर 5 आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो चीज़ आपको कभी पता नहीं थी वो चीज़ को आपको मालूम पड़ेगा कि एनेक्सर 5 है क्या। एनेक्सर 5 सोसाइटियों के विषय में है। जो सोसाइटी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के पहले जो सर्वसाधारण सभा लेती है उसके विषय में इंक्वायरी का नमूना। समझे दोस्तों? इंक्वायरी का नमूना। अब बात यहाँ पे हमारी एनेक्सर 4 क्लियर हो चुका है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 के विषय में बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बड़े डिटेल में कमेंट किए। वो क्या है, इसका मतलब उनको समझ में आ रहा है। अब एनेक्सर 4 है। एनेक्सर 4 आपका ऑनरशिप ऑफ लैंड, मालिकाना हक के विषय में। अब एनेक्सर 5 के विषय में हम कल बात करेंगे, क्योंकि हमने कहा था एक एक एनेक्सर हम बनाएंगे, भले वीडियो छोटी हो या बड़ी हो। तो एनेक्सर 5 हम कल बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जो कि आप सभी उस एनेक्सर 5 को समझना चाहेंगे कि ये जो सोसाइटियाँ, जो स्वयं घोषित सोसाइटियाँ होती है, जो पहली सोसाइटी होती है वो स्वयं घोषित ही होती है, और स्कीम लाने के पहले इनकी जो पहली सर्वसाधारण सभा होती है, उस सभा के अंदर जो ये रेजुलेशंस पास करते हैं, जो भी वृत्तांत बनाते हैं, उसकी इंक्वायरी का डिटेल्स, तो ये हम कल बात करेंगे। फिलहाल हम कुछ हमारे दर्शकों से ये बताना चाहेंगे कि आज मानसून के इस पीरियड में भी, मतलब मानसून के समय भी, ये डेवलपर्स घर तोड़ देते हैं और घर तोड़ने के बाद वहाँ साफ सफाई, जो रैबिट्स है उठाते नहीं, जिसके वहाँ से मट्टी, जो मड वगैरह होते, मट्टी वगैरह
वो दलदली बन जाते हैं, वहाँ पे पानी का जमा होता है, मच्छर डेंगू बीमारी जैसे बीमारियाँ फैलती हैं। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि डेवलपर्स के ऊपर बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं करती। क्यों? कारण क्या? ये पीसीओ अधिकारी, पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर बीएमसी के, ये उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जबकि घर तोड़ने के बाद इनको तुरंत वहाँ पे उस जगह को क्लीन करना है। आज प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये ना अधिकारी इस पे ध्यान देते हैं, इनको पता सब है तो ध्यान क्यों देंगे? और ना सरकार इस विषय में कुछ करती है। बिल्डर्स 33, 38 की नोटिस जब भी लगाते हैं तो आप कभी भी देखिए, बिल्डर्स ने अगर 100 लोगों के प्रोजेक्ट में 10 लोगों को नोटिस दी है तो 10 झोपड़े कभी भी लाइन से नहीं रहेंगे, लाइन से नहीं। ये बीच बीच में यहाँ पे तोड़ते हैं और बाकी लोग उससे डरते हैं और वहाँ पे वो गंदगी फैलाते हैं। कौन? डेवलपर्स। रूम तोड़ के ऐसी छोड़ देंगे, रैबिट से गटर वगैरह भर जाती है, पानी का जमाव होता है, बीमारियां फैलती है, जिससे लोग परेशान होके सरेंडर करते हैं कि सर भाड़े दीजिए, हम जा रहे हैं। तो ये पॉलिसीज़ के ऊपर क्या सरकार और ये बीएमसी और ये क्या इस सारे कार्रवाई करेगी? तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस झोपड़पट्टी में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा उन चीज़ों का, और उनकी वजह से उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें झुकना पड़ता है लाचारी में और घर छोड़ के जाना पड़ता है न चाहते हुए भी। अब मुझे बताइए ना, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे डेवलपमेंट नहीं चाहिए? कौन व्यक्ति बताइए? हम डेवलपमेंट के विरोध में नहीं हैं, हम डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है। हमारा मकसद डेवलपमेंट को रुकाना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि डेवलपमेंट में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी हो। डेवलपमेंट में हर मेंबर को एक ही समान देखा जाए। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, जो स्वयं घोषित कमेटियाँ होती हैं वो बिल्डर की गोद में बैठी रहती है और बाकी लोग तो बिल्डर को मिल ही नहीं पाते, ना कमेटी मिलने देती है, ना बिल्डर के जो अर्लिंग जो उनके लोग हैं वो मिलने नहीं देते और अपना मन माना व्यापार करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक रिपोर्ट जो हमारे कुछ दर्शक हैं गोरेगांव के, उन्होंने रिपोर्ट वीडियोस भेजे हैं कि सर देखिए ये दयनीय स्थिति में हम लोग वहाँ रह रहे हैं। बीएमसी को कंप्लेंट करो तो बीएमसी बोलती हम कुछ नहीं कर सकते, एसआरए को कंप्लेंट करो तो एसआरए कहता हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ बीएमसी से और एसआरए से कि आप कुछ नहीं कर सकते तो करेगा कौन? ना पुलिस कार्रवाई करती है, ना बीएमसी कार्रवाई करती है और ना ही डिपार्टमेंट कार्रवाई करती है। आज अगर झोपड़पट्टी में एक व्यक्ति को अगर डेंगू मलेरिया हो गया तो बीएमसी तुरंत आगे अगल बगल वालों का तहकीकात चालू कर देती, भैया कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने पानी का जमाव किया है। ये सामने जो इतना बड़ा मजमा लगा है, आज लोगों को घर तोड़े गए बीच बीच में से, उनके मलबे वहीं पड़े हैं, पानी जमा है, गंदगी है, पीसीओ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पे कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे नीलबट्टा सन्नाटा। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि आपके एरिया में भी ऐसी कोई भी चीज़ें हैं आप वीडियोस बनाइए,
डिटेल्स डालिए और डिटेल डालने के बाद आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं ये चीज़ हमारे हर झोपड़ी धारक को बताऊंगा और हर झोपड़ी धारक का फर्ज इस वीडियो को वायरल करें और सरकार तक पहुंचाएं कि भैया इस पे सरकारी प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। मतलब हम झोपड़ी धारकों की प्राण की कुछ कीमत है, जान की कुछ कीमत है या नहीं है। मतलब बिल्डर आने के बाद डिपार्टमेंट का हर अधिकारी कहता भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो ये जिम्मेदारी है किसकी? है किसकी? ये जो बिल्डर जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, इस पर नकेल डालेगा कौन? कोई नहीं, ना पुलिस डिपार्टमेंट है, ना बीएमसी है, ना एसआरए है। लेकिन यदि बिल्डर ने कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दे दिया तो पुलिस तुरंत आ जाए, तुमचा विरुद्ध तक्रार आहे या तुम्हाला बोलवले साहेबांनी, तुरंत। और हम जब कंप्लेंट करेंगे तो क्या कहेंगे, भैया तुम्हारा एसआरए का मैटर है एसआरए में जाइए, तुम्हारा बीएमसी का मैटर बीएमसी में जाइए। लेकिन बिल्डर करेगा तो इनको कानून याद आ जाता है कि नहीं ये हमारी ड्यूटी है। तो ये प्रताड़ना, ये सरकार को समझना चाहिए कि सरकार क्यों खामोश बैठी है। हर मामले में आप चिल्ला रहे हो, नहीं झोपड़ी धारकों के मैटर में क्यों नहीं चिल्लाते आप? क्यों नहीं ऐसे लोगों पे कार्रवाई करते? क्या जिस इलाके में ये चीज़ हुआ है उस इलाके में नगर सेवक नहीं है? चलिए नगर सेवक का भंग हो चुकी है, लेकिन एक्स नगर कॉर्पोरेटर तो है, वो तो आवाज़ उठा सकते हैं। एमएलए तो है, वो आवाज़ उठा सकते हैं। एमपी है, वो आवाज़ उठा सकते, क्यों नहीं उठाते? क्या ये नगर सेवक एमपी एमएलए को हम क्यों चुनते हैं? हम चुनते क्यों हैं? हमारी सुरक्षा और सेवा के लिए। और ये क्या करते हैं, हमारे पर शासन करते हैं। तो दोस्तों यही भ्रष्टाचार है और इसी के खिलाफ जागो इंडिया जागो लड़ रहा है और लड़ते रहेगा आखिरी दम तक। हमें महाराष्ट्र से करप्शन को भगाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। महाराष्ट्र जिस दिन भ्रष्टाचार से हट जाएगा उस दिन महाराष्ट्र देश में नहीं पूरी दुनिया में एक अलौकिक स्टेट होगा। कितनी काबिलियत है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन ये भ्रष्टाचार ने महाराष्ट्र को बांध के रखा, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये बीड़ा हम उठाएंगे, ये हमारे जितने सदस्य हैं, हमारे जितने मित्र हैं वो उठाएंगे और महाराष्ट्र से करप्शन को हटाएंगे। तो आइए दोस्तों देखिए ये वीडियोस जो हमारे जो दर्शकों ने भेजा है। क्या आपको लगता है इस नर्क में कोई आदमी रह सकता है? इस तरह की प्रताड़ना दी जाती है? शायद नर्क भी इससे अच्छा होगा। जो परिस्थिति यहाँ पे ये बिल्डर कर रहे हैं और ये अधिकारी कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो देखिए और जो भी अपनी कमेंट्स हैं कमेंट्स कीजिए। आप बताइएगा क्या इस तरह का माहौल क्या झोपड़ी धारक बर्दाश्त करेंगे जो हमारे झोपड़ी धारकों भाइयों के साथ हो रहा है? तो दोस्तों शुरू करते वीडियो, देखिए और जो भी है कमेंट कीजिए। नमस्कार, ये वीडियो इंदिरा नगर रहवासी और व्यापारी संघ कामा स्टेट वालबट रोड गोरेगांव पूर्व का है, जहां लोगों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी गोरेगांव पुलिस स्टेशन, बनपा पी साउथ विभाग, एसआरई के अधिकारी मौन हैं। विकासक अपनी मनमानी कर झोपड़ी धारकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कारण एक, लोग परेशान होकर घर खाली करें। क्या सरकार ऐसे मनमानी करने वाले विकासक पर कार्रवाई करेगी? मानसून के कारण मुंबई महाराष्ट्र में मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम करने के लिए मुहिम चलाने वाली महानगर पालिका पीस साउथ के अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी? क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसआरए विकासक की मनमानी पर नकेल कसेंगे? क्या कारण है? बिल्डर आने के बाद प्रशासन झोपड़ी धारकों के साथ बद से बदतर व्यवहार करते हैं।
क्या प्रशासन बिल्डर चला रहा है? कहाँ है आज़ादी? कहाँ है लोगों के अधिकार? जागो के इंडिया जागो के लिए गोरेगांव कामा स्टेट की ये खबर। धन्यवाद। रूम नंबर आना चाहिए, रूम नंबर आना चाहिए, रूम नंबर के साथ दिखा, रूम नंबर के साथ, रूम नंबर थोड़ा हुआ, इसका एक नंबर, 53 रूम नंबर थोड़ा हुआ, अच्छा 48 है। ये 48 ये जो है ये पीछे वाला ये पीछे वाला पूरा अंदर तक हुआ तो उधर से मांगे चुका त्याचा ह्याच्यात पुढे आहे का निर्माण नाही बाकी रूम नंबर घ्या मला रूम नंबर आहे रूम नंबर अरे वा
ये सब जाली में सड़ गया है। हम्म। हा राजू आहे मला
इधर है ऊपर वहाँ लगा गया बाहर आओ कार्रवाई करो ना उसका क्या अरे अभी इनको बोला ये परमिशन ही नहीं है इनको कैसा तोड़ने का परमिशन है हाँ उसको सीधा करना वो बोर्ड को तो आपने क्या बोला आपने पड़ा तो लकड़ी के ऊपर हो ये आपने क्या बोला उस पर कार्रवाई करो ये तो एरिया का परमिशन नहीं है पैसा चला चला के लोगों को खड़ी करवा रहे हैं तो दोस्तों देखा ये वीडियो आपने, क्या लग रहा है? ये नर्क से बुरा नहीं लग रहा है? ये हालत हमारे झोपड़ीदार को धारक भाइयों के साथ की जा रही है और ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। भैया यहाँ तो विकास तो सिर्फ डेवलप का दिख रहा है, साथ तो सिर्फ डेवलपर का दे रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो दोस्तों इस तरह की प्रत्येक खबर हम दिखाएंगे। आपके इलाके में जो भी हो आप भेजिए हमारे करप्शन के विषय में, चाहे महानगर पालिका का करप्शन हो, चाहे एसआरई का करप्शन हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का करप्शन हो, जहाँ पे अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे, आप बाकायदा स्टोरी बना के वीडियोस भेजिए, हम हमारे चैनल पे दिखाएंगे और आगाह करेंगे लोगों को और सरकार को भी आगाह करेंगे कि भाई ये अगर आप करोगे तो एक दिन जन आंदोलन निश्चित है। अधिकारियों को ड्यूटी दी जाती कार्य करने के लिए, उन्हें ये कहने के लिए नहीं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों जागो इंडिया जागो के साथ में, आपका अपना चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमने बताया एनेक्सर 5 के बारे में बात करेंगे, जो सोसाइटी के विषय में, सोसाइटी की पहली जो मीटिंग होती है उसके विषय में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।